नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 41वां होने वाला है। और आज ये क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो बाल विकास, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हो। और आज ये क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो बुद्धि की अवधारणा एवं सिद्धांत के बारे में मैराथन क्लास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ, बुद्धि की अवधारणा एवं इसके जो सिद्धांत है ना, उसको मैंने अपने पिछले क्लास में आप लोगों को थ्योरी प्लस MCQ दोनों फॉर्म में पढ़ा लिया हूँ। ठीक है, तो आज का ये जो हमारा टॉपिक है ना, उसमें ना हम लोग मैराथन क्लास करेंगे। लगभग आप लोगों के लिए इस टॉपिक से ना 25 प्रश्न लेकर के आया हूँ। और आप लोगों को क्या करना है, मेरे आंसर लेने से पहले खुद आप लोगों को आंसर लेना है और आप लोगों को ना मैराथन क्लास के माध्यम से प्रैक्टिस करना है। क्योंकि सीडीपी का जो विषय है उसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर रहेगा आप सभी लोगों के लिए। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ट्राई करना है कि मेरे आंसर लेने से पहले खुद आप लोगों को आंसर लेना है। और आप लोगों को जब मैं प्रश्न को बताऊंगा ना, उसके बाद लगभग आप लोगों को 5 सेकंड का केवल टाइम दूंगा मैं। ठीक है, तो इन 5 सेकंडों में ना आप लोगों को ना जल्दी से डिसीजन लेना है। जितना जल्दी अभी डिसीजन लेके आंसर लोगे ना, तो आपका जो एग्जाम टाइम है ना, जो टाइम मैनेजमेंट है वो काफ़ी बेहतर रहेगा। अगर कि जल्दी जल्दी आप लोग क्वेश्चन को समझोगे और आंसर लगाओगे तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जरूरी कि आप लोग इसी प्रकार का मेथड को फॉलो करोगे आप लोग। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है ना, बुद्धि की अवधारणा एवं सिद्धांत, तो इसमें जितने भी प्रकार के मनोवैज्ञानिकों ने ना जिन जिन प्रकार से बुद्धि के सिद्धांत है उन तमाम चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोगों को ना थोड़ा सा पहले कैसे आप लोगों को समझना है ना, इन सारे तरीकों को आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, मतलब थोड़ा सा ना आप लोगों का 4-5 लाइनों का थोड़ा सा थ्योरी है। इसमें आप लोगों को बताऊंगा कि किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सा जो बुद्धि का सिद्धांत दिया है वो दिया है। और याद आप लोगों को कैसे करना है, रटना आप लोगों को नहीं है, किस प्रकार से आप लोगों को इसको कनेक्ट करके याद रखना है, ये आप लोगों को सरल तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, जो मैं बोलूँगा उन तमाम चीज़ों को आप लोग नोट करते हुए भी चलिएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले फर्स्ट को ध्यान से पढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों से केवल एक ही हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप लोगों ने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिले और टाइम पे आप लोग क्लास को ले सको। तो अभी आप लोगों के पास टाइम कम है तो बढ़िया से आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला को पढ़िए, एक कारक सिद्धांत। तो एक कारक जो सिद्धांत है या एक कारक बुद्धि का जो सिद्धांत है ना, वो किसने दिया था, तो बीने ने दिया था, स्टर्न ने दिया था और टर्मैन ने दिया था। कौन, तो ये तीनों जो मनोवैज्ञानिक है ना, इन्होंने एक कारक बुद्धि के सिद्धांत को दिया था। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, वो एक बुद्धि का सिद्धांत बोल सकते हो या एक कारक बुद्धि का जो सिद्धांत है वो बीने नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया था। तो इसे आप लोगों को नोट करके रखना है। ऑप्शन में आप लोगों का 3-4 अलग अलग मनोवैज्ञानिक के नाम दे देंगे, लेकिन केवल या तो बीने देगा या स्टर्न देगा या टर्मैन देगा। ठीक है, तो तीनों में से एक देगा, तीनों को ऑप्शन में नहीं देगा, आप लोगों को ये याद रखना है। चलिए उसके बाद ना आप लोगों को दूसरा को पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले आप लोग जो पहला बताया ना, एक कारक बुद्धि का सिद्धांत, तो इसे आप लोग चाहे रट लो चाहे समझ लो, ये आपके ऊपर है। केवल ये जो एक वाला पहला वाला है वो, उसके बाद बाकी जितने भी मनोवैज्ञानिक के नाम हैं उन सारी चीज़ों को आप लोगों को ट्रिक के साथ समझाऊंगा। दूसरा को पढ़िए, द्विकारक बुद्धि के सिद्धांत। तो द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो स्पीयरमैन ने दिया था। याद कैसे रखोगे, स्पीयरमैन को क्या लेना है, आप लोगों को स्पाइडरमैन लेना है। और स्पाइडरमैन कैसा होता है, स्पाइडरमैन जो होता है ना, वो 2 प्रकार की बुद्धि होता है उसका, एक लेफ्ट साइड में बुद्धि होता है और एक राइट साइड में बुद्धि होता है। तो क्या होता है, स्पीयरमैन के 2 प्रकार की बुद्धि है, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। ऐसे आप लोगों को समझना है स्पाइडरमैन का, और स्पाइडरमैन से क्या लोगे, स्पीयरमैन लो लोगो। ठीक है, उसके अलावा देखो तीसरा को त्रिखंड सिद्धांत या त्रिकारक बुद्धि का सिद्धांत भी बोलते हैं इसको भी ना स्पीयरमैन ने दिया। तो स्पीयरमैन की कितने बुद्धि है, तो 2 बुद्धि भी है और 3 बुद्धि भी है। तो एक साइड लेफ्ट साइड बुद्धि है, दूसरा राइट साइड बुद्धि है और तीसरा बीच में बुद्धि है। तो देखो द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत और त्रिखंड का सिद्धांत या त्रिकारक बुद्धि का सिद्धांत दोनों जो है ना वो स्पाइडरमैन ने दिया है, मतलब स्पीयरमैन लेना है आप लोगों को स्पाइडरमैन से। ठीक है, तो द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत और त्रिकारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो स्पाइडरमैन अर्थात स्पीयरमैन ने दिया है। ऐसे आप लोगों को लेना है। उसके अलावा पहला में जो एक कारक बुद्धि का सिद्धांत है ना, वो बीने, स्टर्न या टर्मैन जो है ना, उनके केवल एक ही बुद्धि है। ये आप लोग ऐसे समझ सकते हो, ये एक कारक बुद्धि और द्विकारक बुद्धि का। ठीक है, उसके बाद चौथा देखो बहुकारक सिद्धांत। तो बहुकारक सिद्धांत के जो प्रतिपादक है ना वो थार्नडाइक है। याद कैसे रखोगे, देखो बहुकारक सिद्धांत
सिद्धांत बोला है ना, तो बहु किसका आया हुआ था, है ना। तो ये जो थार्नडाइक है ना, उन्होंने अपने बेटे की शादी किया तो क्या आया, बहु आया। तो बहु कारक सिद्धांत को देखोगे ना, तो ये जो बहु कारक है वो बहु किसका आया था, तो थार्नडाइक का आया था। ऐसे आप लोग ना समझ करके पढ़ो, मतलब ना रिलेट करके पढ़ो, रटोगे तो कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि ना बहुत सारे अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के नाम पढ़ना है आप लोगों को ये याद रहना चाहिए। अगर आप लोगों ने ना कहीं पर भी ये बहुकारक सिद्धांत देखा, तो बहुकारक से क्या लोगे, बहु लोगे। तो बहु किसका आया हुआ था, तो थार्नडाइक का आया हुआ था। ऐसे आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। तो ऐसे याद रखोगे, केवल आपको एग्जाम में ना क्वेश्चन और आंसर लेना है। इसका मतलब ये नहीं पूछा जाएगा कि ये बहुकारक सिद्धांत बहु लिया, क्यों लिया गया, इससे मतलब नहीं है। आपको केवल उसका आंसर याद रहना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। और याद करने के लिए कुछ ना कुछ रिलेट करोगे तभी याद रहेगा, अदरवाइज मुश्किल है रटने को लिए। चलिए पांचवा को पढ़िए। उसके बाद समूह कारक सिद्धांत। तो समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादन कर्ता कौन थे, तो वो थ्रस्टर्न है। कौन, तो थ्रस्टर्न जो है ना, वो समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादन करता है। इसे आप लोग कैसे याद रखोगे, आप लोग मुझे ये बताओ। समूह को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो समूह को आगे बढ़ाने के लिए उसे धक्का देना पड़ता है, थ्रस्ट देना पड़ता है। जैसे प्लेन को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, इंजन को थ्रस्ट देना पड़ता है ना जी। तो उसी प्रकार से समूह को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, थ्रस्ट देना पड़ता है। और थ्रस्ट से क्या लेना है आप लोगों को, थ्रस्ट टर्न लेना है। समझ में आया मैं समझाना क्या चाहता हूँ आप लोगों को। समूह कारक सिद्धांत जहाँ आप लोग देखो, तो समूह को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा। धक्का को क्या बोलेंगे, थ्रस्ट बोलेंगे। थ्रस्ट से क्या लेंगे हम लोग, थ्रस्ट टर्न लेंगे। समझ में आया पांचवा का कैसे आप लोगों को आंसर लेना है। तो समूह कारक सिद्धांत का जो प्रतिपादन करता है वो थ्रस्ट टर्न है, ऐसे आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद छठवां पदानुक्रमिक सिद्धांत। तो पदानुक्रमिक सिद्धांत का जो प्रतिपादन करता है वो फिलिप वर्नन है। क्या, तो फिलिप वर्नन जो है वो पदानुक्रमिक सिद्धांत के प्रतिपादन करता है। इसे आप लोग रट लीजिएगा या याद रख लीजिएगा, ठीक है। या अलग से अपने आप से अगर बना पाओ ना तो बना लीजिएगा, जो जो मेरे से बना वो आप लोगों को अच्छे से समझा रहा हूँ। चलिए उसके बाद सातवां को पढ़िए, बुद्धि संरचना का सिद्धांत। तो बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया था, जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। मान के चलो जी, एक जो जेपी गिलफोर्ड है ना, उसका जो बुद्धि है वो संरचना है, मतलब अलग अलग सीढ़ी बाय सीढ़ी है। कैसे याद रखना है आप लोगों को, तो गिलफोर्ड के जो घर में ना जो लेंटर का छत था ना, वो सीढ़ी बाय सीढ़ी अलग अलग संरचना नुमा जो सीढ़ी है वो बना था ना। तो गिलफोर्ड के घर में जो सीढ़ी बना था वो कैसा था, तो संरचना नुमा था। तो अपने बुद्धि से वो संरचना नुमा ना सीढ़ी बनाया हुआ था। तो ऐसे आप लोग गिलफोर्ड के घर को रिलेट करके ले लेना, ठीक है। तो बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया था, तो बुद्धि संरचना का जो सिद्धांत है वो गिलफोर्ड ने दिया था। गिलफोर्ड को या तो आप लोग मिस्त्री ले सकते हो, जिन्होंने सीढ़ी अपने घर में अलग अलग संरचना बाई संरचना टाइप से बनाया, एक बाई एक कर करके। तो ऐसे आप लोग याद रख लीजिएगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है याद रखने का, रटने का कोई मतलब नहीं होगा। चलिए उसके बाद आठवां को पढ़िए, प्रदर्शन सिद्धांत। तो प्रदर्शन सिद्धांत के प्रतिपादन कौन है, तो हॉबर्ट गार्डनर है। कौन, तो प्रदर्शन सिद्धांत के जो प्रतिपादन करता है वो हॉबर्ट गार्डनर है। कैसे याद रखोगे, गार्डन में ना ये जो गार्डनर है ना, वो अपनी बुद्धि का क्या कर रहा था, प्रदर्शन कर रहा था। कैसे कैसे मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, इस प्रकार से ना ये जो हॉबर्ट गार्डनर है वो गार्डन में क्या कर रहा था, प्रदर्शन कर रहा था, मतलब दिखावा कर रहा था अपनी बुद्धि का। ऐसे टाइप से आप लोग समझ समझ करके पढ़ लेना, केवल आप लोगों को याद रखने के लिए कुछ ना कुछ में रिलेट करके ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद ना बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में जानिए। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था, तो थॉमसन ने दिया था। क्या, तो बहुबुद्धि सिद्धांत और बहुकारक सिद्धांत दोनों में अंतर है, आप लोगों को याद रखना है। बहुकारक सिद्धांत बोलेगा तो आप लोगों को क्या करना है, किसका बहु आया हुआ था, तो थार्नडाइक का बहु आया था, आप लोगों को बताया था ना। अगर प्रश्न पूछा जाए बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादन करता कौन है, तो बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादन करता है वो थार्नडाइक है, जिसका बहु आया हुआ था। लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो बहुबुद्धि का जो सिद्धांत दिया है वो थॉमसन ने दिया है। ये आप लोगों को याद रखना है, दोनों में अंतर को, ठीक है। चलिए उसके बाद 10वां को पढ़िए, तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत। तो तरल ठोस बुद्धि का जो सिद्धांत है वो आर.वी. कैटल ने दिया है। ये आर.वी. को याद रखने की जरूरत नहीं, आप लोगों को ना ये जो कैटल सिर्फ लिखा है ना उसका सरनेम, तो उसे आप लोगों को याद रखना है। कैसे याद रखोगे, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, या तो तरल पूछेगा तरल बुद्धि का सिद्धांत या ठोस बुद्धि का सिद्धांत, दोनों अगर अलग अलग करके पूछा जाए ना फिर भी आप लोगों को कैटल लेना है। कैसे याद रखोगे, आप लोग मोमबत्ती देखो, मोमबत्ती कैसा रहता है,
तरल रहता है और ठोस भी रहता है दोनों प्रकार से। दिखता हमको, दिखने में ठोस है, लेकिन एक्चुअल उसको छू करके देखोगे तो आप लोगों को एकदम तरल टाइप से लगेगा, है ना, एकदम नॉर्मल। आप लोग मुझे ये बताओ, तरल ठोस से क्या लोगे आप लोग? मोमबत्ती लोगे। और मोमबत्ती कैसा रहता है? वो तरल या ठोस रहता है। आप लोगों को समझ में आया? उसके बाद मोमबत्ती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में मोमबत्ती को? तो वो कैंडल बोलते हैं। कैंडल से आप लोगों को कैटल रिलेट करके लिखना है। अगर आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए कि तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो तरल ठोस से आप लोगों को मोमबत्ती लेना है। मोमबत्ती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैंडल बोलते हैं। और कैंडल से क्या लेना है? कैटल लेना है। समझ में आया कैसे रिलेट करना है? तो तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? कैटल ने दिया है। कैटल से कैंडल ले लेना जी आप लोग, मोमबत्ती से कैंडल करके रिलेट करके। तो ऐसे ही आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। तो इतना सारा जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक के जो नाम है ना, उसको आप लोगों को याद रखने थे। अब चलिए, कितना आप लोगों को समझ में आया और कितना नहीं आया, ये परीक्षा आप लोगों का यहाँ से स्टार्ट होता है। तो अब आप लोगों को ना ध्यानपूर्वक इसमें जितना भी मैं प्रश्न लाया हूँ उसको पढ़ना है, उसके बाद आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है। देखता हूँ कि कितना आप लोगों को समझ में आया है। इतने सारे आप लोगों को मनोवैज्ञानिक का नाम बता दिया। उसके बाद आप लोगों को ना प्रत्येक प्रश्न मैं बताऊँगा, उसके बाद 5 सेकेंड का लगभग टाइम दूंगा। उसके बाद आप लोगों को आंसर लेना है खुद से, ठीक है। और इन 25 प्रश्नों में कितना आप लोगों का सही होता है, अपने आप ही आप लोगों को खुद को चेक करना है। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? ऑप्शन ए कौशल, ऑप्शन बी अभिक्षमता, ऑप्शन सी अभिवृत्ति या ऑप्शन डी बुद्धि। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी बुद्धि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? तो मनुष्य का जो व्यवहार है, उसके बोलने का जो ढंग है, वो मुख्यतः ना उसके बुद्धि से रिलेट होता है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। तो हम जब किसी से व्यवहारिक तौर पर बात करते हैं ना, किसी भी प्रकार से, तो वो मुख्यतः जो प्रेरित होता है ना, वो बुद्धि से रहता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी बुद्धि जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं फिर से। चलिए, प्रश्न क्रमांक 2 को अब ध्यान से पढ़िए। बुद्धि है ऑप्शन ए एक अकेला और जातीय विचार, ऑप्शन बी दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, ऑप्शन सी एक विशिष्ट योग्यता या ऑप्शन डी सामर्थ्यों का एक समुच्चय। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी सामर्थ्यों का एक समुच्चय करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बुद्धि है तो हमारा जो बुद्धि है ना, वो सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। मतलब जो भी हम करते हैं ना, अपने बुद्धि के अनुसार करते हैं ना हम लोग। तो बुद्धि जो है ना, वो सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। मतलब ना सामर्थ्य हम जो भी कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते उसका पूर्णतः योग है। और आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ ना, मैं सीजीटेट एग्ज़ाम के लिए ना एक कोचिंग सेंटर से क्या किया था, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया था। तो सेम टू सेम ये जो प्रश्न है ना, वही वो उठा करके डाल दिया गया। और ये जो प्रश्न है ना, वो मुझे अलग अलग जो बुक रखा हो ना, उसमें ये पूरे के पूरे हूबहू ये क्वेश्चन रखा हुआ है, ठीक है। आप लोगों को ना कुछ दिनों के बाद जो टेस्ट सीरीज़ है ना, उसका भी ना आप लोगों का ना अलग से टेस्ट सीरीज टाइप से ना आप लोगों को बताऊंगा भी ज़रूर। तो सेम टू सेम ना मैं जो ज्वाइन किया हूँ उसमें यही प्रश्न पूछा गया था और एग्जैक्ट मेरे को याद था, तो मैंने बना लिया। पूरे के पूरे कोई भी प्रकार की चेंजेस नहीं है, पूरी तरह से ये जो प्रश्न है उसी को उठा करके डाल दिया था। तो मैं ना आप लोगों को ना वो जो टेस्ट सीरीज़ है ना, उसका भी आप लोगों को रिवील ज़रूर करूँगा। आप लोगों को ना भी टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से इसी प्रकार से आप लोगों को समझाऊंगा जो मैं समझाऊं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। और जब आप लोगों का वो जो टेस्ट सीरीज़ है उसे चलाऊंगा ना, तो आप लोगों को लगभग 10 सेकंड का टाइम दूंगा, ठीक है, प्रश्न को पढ़ने के बाद। और उस 10 सेकंड में आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को भी आंसर देना है, ताकि आप लोगों का ना इसी प्रकार से जो मैं टेस्ट दिलाया हूँ, जितने घंटे में दिलाया हूँ, उसी टाइप से आप लोगों को भी लूँगा। तो आप लोगों का उसका जो कॉपी है वो भी मिल पाएगा। चलिए, प्रश्न क्रमांक 3 को अब ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए एक तत्व सिद्धांत, ऑप्शन बी द्वितत्व सिद्धांत, ऑप्शन सी प्रत्यागमन का सिद्धांत या ऑप्शन डी बहुतत्व सिद्धांत। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी प्रत्यागमन का सिद्धांत करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो बुद्धि का जो सिद्धांत नहीं है, वो प्रत्यागमन का जो सिद्धांत है वो बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए एक तत्व सिद्धांत, तो एक तत्व बुद्धि का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो वो बीने ने दिया था। आप लोगों को बताया था ना बीने के बारे में। एक तत्व बुद्धि का जो सिद्धांत है वो बीने ने दिया था, क्योंकि
बीने जो है ना वो उसकी क्या है, एक बुद्धि है। आप लोगों को बताया था ना बीने ने, तो एक तत्व बुद्धि का जो सिद्धांत है वो बीने ने दिया है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ना बुद्धि का सबसे पहले जो प्रयोग है या बुद्धि का सबसे पहले जो परीक्षण है वो बीने ने दिया था। कौन? तो बीने और साइमन जो मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का ना किया था, या बुद्धि परीक्षण का तत्व दिया था, या बुद्धि परीक्षण किया था, ये आप लोगों को याद रखना है। 1905 में बीने साइमन दोनों को मिल करके ना बुद्धि का प्रयोग किया था, ठीक है, मतलब उसका परीक्षण किया था। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। उसके अलावा आप लोगों को बताया था ना द्वितत्व बुद्धि के सिद्धांत के बारे में। तो द्वितत्व सिद्धांत या द्वितत्व बुद्धि के सिद्धांत को जो दिया था वो कौन दिया था? स्पाइडरमैन दिया था। आप लोगों को बताया था ना कि स्पाइडरमैन से स्पीयरमैन आप लोगों को लेना है, कि ये जो स्पाइडरमैन है उसका दो प्रकार की बुद्धि है, एक लेफ्ट साइड में बुद्धि है, एक राइट साइड में बुद्धि है। तो द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया था? तो स्पाइडरमैन, मतलब स्पाइडरमैन से स्पीयरमैन लेना है, आप लोगों को बताया था ना। उसके अलावा त्रितत्व या त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो भी स्पाइडरमैन ने दिया था। स्पाइडरमैन से क्या लेना है? स्पीयरमैन बोला था ना। तो यही आप लोगों को लेना है, द्वितत्व बुद्धि का सिद्धांत और त्रितत्व बुद्धि का सिद्धांत, दोनों को ही ना स्पाइडरमैन ने लिया था, मतलब स्पीयरमैन ने लिया था। ये आप लोगों को याद रखना है दोनों के बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी स्पीयरमैन, ऑप्शन सी वार्नर या ऑप्शन डी स्टर्न। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी स्पीयरमैन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अभी आप लोगों को जस्ट बताया ना प्रश्न क्रमांक 3 में कि बुद्धि का जो द्वितत्व सिद्धांत का प्रतिपादन करता है वो स्पाइडरमैन है या स्पीयरमैन है बोल करके बताया ना, कि स्पाइडरमैन के दो प्रकार की बुद्धि है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड बोल करके। तो इनको किन प्रकार की बुद्धि है? तो दो प्रकार की जो बुद्धि है, मतलब द्विकारक जो बुद्धि का सिद्धांत है वो स्पाइडरमैन ने किया था, मतलब स्पाइडरमैन से स्पीयरमैन लेना है आप लोगों को, ठीक है। तो द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत और त्रिकारक बुद्धि का सिद्धांत दोनों के दोनों जो है वो स्पाइडरमैन ने दिया था, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा थॉर्नडाइक के बारे में आप लोगों को बताया था ना कि थॉर्नडाइक किसका प्रतिपादन किया था? तो थॉर्नडाइक जो है वो बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत दिया था। बहु किसका आया हुआ था जी? तो थॉर्नडाइक का ही नहीं आया हुआ था, बहु जो है वो, तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा स्टर्न ने क्या दिया था? तो स्टर्न ने एक कारक बुद्धि का सिद्धांत दिया था। आप लोगों को 3 मनोवैज्ञानिक का नाम बताया था ना, पहला बीने, दूसरा स्टर्न और तीसरा टर्मैन। तीनों के तीनों एक बुद्धि का जो सिद्धांत है या एक कारक जो सिद्धांत है वो दिया था, आप लोगों को बताया था ना। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। उसके अलावा वर्नर के बारे में बताया था ना कि फिलिप वर्नर जो है वो पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया था। क्या? तो फिलिप वर्नर जो है वो पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया था। तो ये आप लोगों को याद रखना है इन तीनों चारों के बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को आप लोगों को बताने का मतलब यह है कि सारे तरीक़ों से आप लोगों को याद रहना चाहिए। मेरा मकसद आप लोगों को केवल एक ही प्रश्न को कराकर चले जाना नहीं है, आप लोगों को अच्छे से समझाना है जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को अब ध्यान से पढ़िए। स्पीयरमैन ने कारक दिए, तो स्पीयरमैन ने कौन सा कारक दिए आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए सामान्य कारक, ऑप्शन बी विशिष्ट कारक, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी उपरोक्त दोनों करेक्ट हो जाएगा। कैसे? स्पीयरमैन ने कारक दिए हैं, तो स्पीयरमैन ने जो कारक दिया है वो सामान्य कारक भी दिया है और विशिष्ट कारक भी दिया है, ठीक है। तो इन दोनों कारक को ना द्विकारक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, मतलब बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों को बताया था ना एक लेफ्ट साइड बुद्धि एक राइट साइड बुद्धि, तो किसने दिया था? तो वो स्पाइडरमैन ने दिया था, और स्पाइडरमैन से आप लोगों को स्पीयरमैन लेना है, बताया था ना आप लोगों को। आप लोगों को ना थोड़ा सा और अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। स्पीयरमैन ने जो सिद्धांत दिया है वो द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत दिया है, और अपने द्विकारक बुद्धि के सिद्धांत में दो प्रकार से बांटा है इसको। क्या क्या? सबसे पहला देखो, पहला सामान्य कारक बुद्धि, जिसे ना जी से दर्शाते हैं, जिसे जनरल फैक्टर कहते हैं। क्या? तो स्पीयरमैन ने दो प्रकार की जो बुद्धि का सिद्धांत दिया है, ठीक है। तो द्विकारक बुद्धि के सिद्धांत के नाम से उनको जानते हैं, और द्विकारक बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहला जो होगा वो सामान्य कारक होगा,
जिसे ना जी से दर्शाते हैं, जिसे जनरल फैक्टर कहते हैं, और दूसरा जो होगा वो विशिष्ट कारक होगा, इसे एस से दर्शाते हैं, स्पेसिफिक फैक्टर कहते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को थोड़ा सा और डीप में समझा देता हूँ। ये जो जी कारक है जिसे जनरल फैक्टर कहते हैं वो क्या होता है? जनरल फैक्टर का मतलब ये होता है कि मनुष्य को ना जन्मजात ये जो सामान्य कारक मतलब जो जनरल फैक्टर है वो मिलता है, वो जन्मजात उसको बुद्धि मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा ना कि सामान्यतः एक प्रकार की जो बुद्धि होता है वो सभी मनुष्य को मिलता है, मतलब एक प्रकार की जो कार्य वो तमाम जो व्यक्ति है वो कर सकते हैं, एक नॉर्मल जो कार्य है वो। तो इसे जनरल फैक्टर नाम दिया है स्पीयरमैन ने, जिसे हिंदी में सामान्य कारक कहते हैं। उसके अलावा दूसरा जो स्पीयरमैन ने दिया है वो विशिष्ट कारक दिया है, जिसे एस से दर्शाते हैं, और इसे स्पेसिफिक फैक्टर कहते हैं। ये जो स्पेसिफिक फैक्टर है ना वो किसी किसी मनुष्य में ही रहता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कई कार्य ऐसे होते हैं केवल वही व्यक्ति कर सकते हैं, उसमें ना उसकी दक्षता होता है, मतलब वो जो कौशल है उसे अर्जित किया जाता है। जो विशिष्ट कारक है या स्पेसिफिक फैक्टर है ना उसे अर्जित किया जाता है, कमाया जाता है, और ये कोई कोई व्यक्ति में ही होता है। जैसे ना किसी प्रकार की एक जो कार्य होगा, जैसे बढ़ई का कार्य होगा, केवल बढ़ई ही अच्छे तरीके से कर पाएगा। कुम्हार का जो कार्य है वो केवल कुम्हार ही उस प्रकार की घड़ा बना पाएगा, हम बनाने जाएंगे तो नहीं बनेगा। तो उसमें क्या है, वो जो व्यक्ति उसमें विशिष्ट प्रकार की बुद्धि पाया जाता है, स्किल पाया जाता है, जिसे स्पेसिफिक फैक्टर कहा है स्पीयरमैन ने। आप लोगों को समझ में आया दोनों में क्या अंतर है? ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा प्रश्न क्रमांक 5। चलिए अब प्रश्न क्रमांक 6 को अब आप लोग ध्यान से पढ़िए। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन ए अल्फ्रेड बीने ने, ऑप्शन बी स्पीयरमैन ने, ऑप्शन सी गिलफोर्ड ने, या ऑप्शन डी थ्रस्टन ने। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी स्पीयरमैन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो सामान्य तथा विशिष्ट कारक का सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था, अभी आप लोगों को जस्ट प्रश्न क्रमांक 5 में बताया था ना कि स्पीयरमैन नामक जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने सामान्य कारक और विशिष्ट कारक दो प्रकार की जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया था। सामान्य कारक जिसे हम लोग जी से दर्शाते हैं, जिसे हम लोग जनरल फैक्टर कहते हैं। उसके अलावा विशिष्ट कारक जिसे हम लोग एस से दर्शाते हैं और जिसे स्पेसिफिक फैक्टर कहते हैं। जी कारक जो होता है वो सभी व्यक्तियों में प्रॉपर पाया जाता है, जन्म से लेकर कि पूरे युवावस्था तक की। उसके अलावा जो विशिष्ट कारक है जिसे स्पेसिफिक फैक्टर कहते हैं, उसे कमाया जाता है, अर्जित किया जाता है, सीखा जाता है, जो कोई कोई व्यक्ति में ही रहता है, ये जन्मजात कारक नहीं होता है। आप लोगों को बताया था ना प्रश्न क्रमांक 5 में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए के बारे में आप लोगों को बताया था ना अल्फ्रेड बीने के बारे में। तो अल्फ्रेड बीने ने ना बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता है, मतलब बुद्धि परीक्षण को ना अल्फ्रेड बीने और साइमन ने दोनों को मिल करके ना सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण किया था। उसके अलावा एक कारक जो बुद्धि का सिद्धांत दिया था वो अल्फ्रेड बीने ने दिया था, तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी थ्रस्टन के बारे में आप लोगों को बताया था ना कि थ्रस्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो थ्रस्टन ने ना समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बताया था ना आप लोगों को कि समूह को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, थ्रस्ट दिया जाता है, मतलब पुश किया जाता है, ढकेला जाता है। और पुश को क्या कहते हैं? जी हाँ, थ्रस्ट कहते हैं। जैसे प्लेन को आगे बढ़ाने के लिए इंजन को थ्रस्ट लगाना पड़ता है, उसी प्रकार से समूह को आगे बढ़ाने के लिए थ्रस्ट लगाना पड़ता है, और थ्रस्ट से क्या लेना है? थ्रस्टन लेना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी गिलफोर्ड के बारे में बताया था ना कि गिलफोर्ड जो है वो बुद्धि संरचना के सिद्धांत के प्रतिपादन करता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को याद रखना है ऐसे, ठीक है। सभी को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को दोबारा से ना अच्छे से रिवाइज भी हो पाए। ऐसा नहीं है कि केवल एक बार हम लोग पढ़े, बार बार वो शब्द आप लोग सुनोगे ना तो अच्छे से आप लोगों को याद होते जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को दोबारा बताने की कोशिश करता हूँ मैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से पढ़िए। बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। ऑप्शन ए आनुवंशिक बुद्धि, ऑप्शन बी उत्पादक बुद्धि, ऑप्शन सी सामान्य बुद्धि, या ऑप्शन डी वैश्विक बुद्धि। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी सामान्य बुद्धि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। तो कारक जी जो है उसे जनरल फैक्टर ही न कहते हैं, जी हाँ, जिसे सामान्य बुद्धि के नाम से जानते हैं हिंदी में। आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 6 में इसीलिए आप लोगों को डिटेल से बताया था, ताकि इस प्रकार से अगर डीपली भी प्रश्न पूछे ना तो ईजी तरीके से आप लोगों का बन सके। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को अब ध्यान से पढ़िए। स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। ऑप्शन ए एस कारक, ऑप्शन बी जी कारक, ऑप्शन सी विशिष्ट बुद्धि या ऑप्शन डी सांस्कृतिक बुद्धि। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जी कारक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। तो स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता हो गया, चाहे समस्या समाधान करने की जो क्षमता है वो जी कारक कहलाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। और अभी आप लोगों को जी कारक मतलब जनरल फैक्टर के बारे में बताया था ना कि जनरल फैक्टर वो होता है जिसमें सामान्य सभी मनुष्य में पाया जाता है। तो तर्क करने की क्षमता, समस्या समाधान करने की जो क्षमता है ना सामान्य सभी मनुष्य में पाया जाता है ना, तो इसीलिए स्पीयरमैन के अनुसार उन्होंने जी कारक में डाल दिया था। और आप लोगों को बताया था ना कि स्पीयरमैन ने द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत दिया था। क्या? तो स्पीयरमैन ने द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत दिया था जिसे दो भाग में बांटा था। सबसे पहले जी कारक बांटा था जिसे जनरल फैक्टर कहते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, सामान्य कारक कहते हैं। उसी प्रकार से दूसरा जो भाग में बांटा था उसे एस कारक में बांटा था जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक फैक्टर बोलते हैं या हिंदी में विशिष्ट बुद्धि बोलते हैं। आप लोगों को बताया था ना इन दो प्रकार के बारे में। तो आप लोगों को याद रखना है तर्क करने की क्षमता, समस्या समाधान करने की जो क्षमता है ना वो जनरल फैक्टर के अंतर्गत आता है जिसे हम लोग जी कारक के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। और आप लोगों को ना केवल ना 5 सेकंड का टाइम मिलेगा और इन 5 सेकंडों में आप लोगों को डिसाइड करना है, ठीक है। और प्रश्न जो बोलता हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को अब ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? ऑप्शन ए व्यवहारिक बुद्धि, ऑप्शन बी प्रायोगिक बुद्धि, ऑप्शन सी साधन पूर्ण बुद्धि या ऑप्शन डी गणितीय बुद्धि। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए व्यवहारिक बुद्धि करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? स्टर्नबर्ग नामक जो मनोवैज्ञानिक है ना उन्होंने बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया है। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि देखो आप लोगों को मैंने बताया था ना कि स्पीयरमैन जो है ना वो द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत और त्रिकारक बुद्धि का सिद्धांत दिया था। इसमें आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ, द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत और त्रिकारक बुद्धि का सिद्धांत। लेकिन स्टर्नबर्ग जो है ना वो त्रिस्तरीय सिद्धांत दिया था केवल। क्या? तो शब्दों को आप लोगों को ध्यान देना। स्टर्नबर्ग ने त्रिस्तरीय बुद्धि का सिद्धांत दिया था और त्रिस्तरीय बुद्धि के सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि को लिया था। यह आप लोगों को याद रखना है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं ये जो स्टर्नबर्ग नामक मनोवैज्ञानिक है ना इन्होंने 1985 को कब, तो 1985 को ना अपनी एक पुस्तक प्रकाशित किया जिसका जो नाम है वो बियॉन्ड आईक्यू है। क्या? तो बियॉन्ड आईक्यू नामक जो अपनी एक पुस्तक है ना जिनको 1985 में प्रकाशित किया तो इसमें इन्होंने त्रिस्तरीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसका जो नाम है वो व्यवहारिक बुद्धि दिया है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और आप लोग ट्राई कीजिए कि अगर मैं आप लोगों को ना क्वेश्चन को बोलने के बाद अगर 4 से 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूँ। कैसे? तो देखो अगर आप लोग 4 से 5 सेकंड में अगर अच्छे से क्वेश्चन को आप लोग ना वेरीफाई कर लिए और क्या इसका आंसर है ये ले लिए तो बाद में जब आप लोग एग्ज़ाम दिलाने जाओगे तो एग्ज़ाम हॉल में आपको ना टाइम मैनेजमेंट करने में बहुत आसानी जाएगा। टाइम से पहले ही ना आपका जो पेपर है वो बन जाएगा तो आप लोगों को ज़्यादा प्राउड लगेगा। आप लोगों का टाइम बचेगा तो 1-2 क्वेश्चन बचेगा तो उसको आप लोग अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो। तो इसीलिए ना इस प्रकार की जो मेथड है मैं अपनाता हूँ। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को अब ध्यान से पढ़िए। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? ऑप्शन ए कैटल, ऑप्शन बी गिलफोर्ड, ऑप्शन सी थ्रस्टन या ऑप्शन डी स्पीयरमैन। तो क्या इसका आंसर होगा?
तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए कैटल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? तो बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल पूछा जाए या बुद्धि का ठोस मोजेक मॉडल पूछा जाए तो हमेशा आप लोगों को कैटल लेना है। कैसे आप लोगों को याद रखना है, इससे पहले भी आप लोगों को बता दिया था, अभी भी बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप लोगों ने मोमबत्ती को देखा है, जब मोमबत्ती को आप लोग देखोगे दूर से तो आप लोगों को ठोस नज़र आएगा, लेकिन जब आप लोग उसे छू करके देखोगे ना तो आप लोगों को तरल लगेगा। तो तरल मोजेक मॉडल पूछा जाए या ठोस मोजेक मॉडल पूछा जाए ना तो आप लोगों को हमेशा ये जो मोमबत्ती है वो याद आना चाहिए, क्योंकि मोमबत्ती जो है वो तरल भी होता है और ठोस भी होता है। और मोमबत्ती को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो मोमबत्ती को अंग्रेजी में कैंडल बोलते हैं। और कैंडल से ही आप लोगों को क्या लेना है? कैटल लेना है। समझ में आया मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? आप लोगों से अगर प्रश्न पूछा जाए कि बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल क्या है या बुद्धि का ठोस मोजेक मॉडल क्या है, तो तरल या ठोस क्या होता है? तो तरल या ठोस आप लोगों को मोमबत्ती लेना है, क्योंकि देखने से मोमबत्ती ठोस होता है, जब छुओगे तो आप लोगों को तरल महसूस होगा। और मोमबत्ती को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो मोमबत्ती को अंग्रेजी में कैंडल बोलते हैं। तो कैंडल से ही आप लोगों को क्या लेना है? कैटल लेना है। समझ में आया आप लोगों को? तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी, गिलफोर्ड के बारे में आप लोगों को बताया था ना कि बुद्धि का संरचनावादी सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि की संरचनावादी जो सिद्धांत है वो गिलफोर्ड ने दिया था। उसके अलावा थर्स्टन के बारे में बताया था ना कि समूह कारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो समूह कारक जो बुद्धि का सिद्धांत है वो थर्स्टन ने दिया था। उसके अलावा स्पीयरमैन के बारे में बताया था ना कि स्पीयरमैन जो है ना वो द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत और त्रिकारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो स्पीयरमैन ने दिया है, जिसे हम लोग स्पाइडरमैन के नाम से भी जानते हैं। तो इन तमाम प्रश्नों को या आप लोगों को मनोवैज्ञानिक को देखने के बाद ना डायरेक्ट उसका ना जो सिद्धांत है वो याद आना चाहिए, और ऐसे याद आएगा ना तो ये मान लो कि आपकी जो तैयारी है वो बेहतर तरीके से हो रहा है। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को अब ध्यान से पढ़िए। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए कैटल, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी वर्नर या ऑप्शन डी स्किनर। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए कैटल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? तो बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के जो प्रतिपादन करता है वो कैटल है। क्वेश्चन सेम है प्रश्न क्रमांक 10 और प्रश्न क्रमांक 11, आप लोगों को थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया है, ठीक है। तो अगर आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए कि बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय पूछा जाए या तरल मोजेक मॉडल पूछा जाए तो हमेशा आप लोगों को तरल मोजेक मॉडल पूछा जाए या ठोस मॉडल पूछा जाए, कैटल ही लेना है आप लोगों को। तरल से आप लोगों को कैंडल याद रखना है, कैंडल को अंग्रेजी में कैंडल बोलते हैं, और कैंडल से ही आप लोगों को कैटल लेना है हमेशा आप लोगों को। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यान से पढ़िए। प्रश्न क्रमांक 12 को पढ़िए। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए एक कारक बुद्धि का सिद्धांत, ऑप्शन बी द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत, ऑप्शन सी बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत या ऑप्शन डी ग्रुप तत्व का सिद्धांत। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत करेक्ट हो जाएगा। कैसे? थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया वो बहुकारक बुद्धि के बारे में बताया था ना आप लोगों को बताया था ना कि आप लोग जैसे ये बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत देखो, बहु से आप लोग क्या लेना कि किसकी बहू आया हुआ था? तो बहू जो है वो थॉर्नडाइक का आया हुआ था, बताया था ना आप लोगों को। अपने बेटे का शादी किया था थॉर्नडाइक ने और शादी करने के बाद बहू लाया था घर पे। तो आप लोगों को हमेशा मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप लोग ये जो सिद्धांत देखोगे ना बहुकारक, तो बहुकारक से आप लोग केवल ये जो शब्द है बहू उसको लेना, और ये सोचना कि बहू किसका आया हुआ था? तो थॉर्नडाइक का आया हुआ था। अपने बेटे की शादी जल्दी किया, वो बदमाशी कर रहा था। तो ऐसे आप लोग समझ लेना, समझोगे तो ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, रटोगे तो कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा एक कारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो बीने ने दिया था, आप लोगों को बताया था ना। द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो द्विकारक बुद्धि का जो सिद्धांत है वो स्पाइडरमैन ने दिया है, जिसे हम लोग स्पीयरमैन के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं।
चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से पढ़िए। गार्डनर ने 7 अभियोग्यताओं का अभिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए स्थान संबंधी अभियोग्यता, ऑप्शन बी भावात्मक अभियोग्यता, ऑप्शन सी अंतर्वैयक्तिक अभियोग्यता या ऑप्शन डी भाषात्मक अभियोग्यता। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी भावात्मक अभियोग्यता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? गार्डनर ने 7 अभियोग्यताओं का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? तो गार्डनर ने जो 7 अभियोग्यताओं का अधिमान जो निर्धारित किया उसमें से भावात्मक अभियोग्यता है वो नहीं है, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। बहुल बुद्धि सिद्धांत का विकास किसने किया? ऑप्शन ए एल्फ्रेड बिनेट, ऑप्शन बी एल थर्स्टन, ऑप्शन सी चार्ल्स स्पीयरमैन या ऑप्शन डी हार्वर्ड गार्डनर। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हार्वर्ड गार्डनर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बहुल बुद्धि सिद्धांत का विकास किसने किया? तो बहुल बुद्धि जो सिद्धांत है उसका विकास जिसने किया ना वो हार्वर्ड गार्डनर है, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि ऑप्शन ए बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, ऑप्शन बी पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, ऑप्शन सी प्रभावी अध्ययन के द्वारा बुद्धि को बढ़ाई जा सकती है या ऑप्शन डी बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहलाता है। तो एकाधिक बुद्धिमान का जो सिद्धांत है ना वो ऑप्शन नंबर ए बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। किसने बहुविमानात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? ऑप्शन ए स्पीयरमैन, ऑप्शन बी गोल्डमैन, ऑप्शन सी गार्डनर या ऑप्शन डी जॉन मेयर। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी गार्डनर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? किसने बहुविमानात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? तो बहुविमानात्मक प्रज्ञा का जो प्रत्यय दिया है वो गार्डनर ने दिया है, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत खाली स्थान पर बल देता है। ऑप्शन ए सामान्य बुद्धि, ऑप्शन बी विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताओं, ऑप्शन सी प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं या ऑप्शन डी शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशल। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले? तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत खाली स्थान पर बल देता है। तो हार्वर्ड गार्डनर के जो बुद्धि का सिद्धांत है ना वो प्रत्येक व्यक्तियों की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से, तो ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलिएगा इसको भी। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देता है वह हो सकता है। ऑप्शन ए संगीतमय, ऑप्शन बी आध्यात्मिक, ऑप्शन सी भाषा विषयक या ऑप्शन डी अंतःवैयक्तिक। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी अंतःवैयक्तिक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध की सर्वाधिक योगदान देता है वह है, तो वो जो है ना वो अंतःवैयक्तिक करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को समझना है इसके बारे में। तो गार्डनर ने जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है वो जो कारक है ना जो आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देता है वो अंतःबोध होता है। ठीक है, तो चाहो तो नोट करके रख सकते हो आप लोग। चलिए प्रश्न
क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। सबसे पहला बुद्धि का प्रकार दिया और दूसरा अंतःस्थिति अनुपालन की संभावना दिया है। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि कौन इसका ना करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहला ऑप्शन ए को देखो स्थानिक में दिया है मनोवैज्ञानिक, और बी को देखो अंतःवैयक्तिक में विक्रेता है। ऑप्शन सी को देखो भाषिक में मूर्तिकार है। उसके अलावा ऑप्शन डी करके दिया है शारीरिक गति संवेदना, जिसमें खिलाड़ी दिया है। तो आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, ये जो प्रश्न क्रमांक 19 है ना, सेम टू सेम जो प्रश्न है वो मैं जो 2 दिन पहले जो टेस्ट सीरीज दिलाने गया था ना, जो सीजी टेट एग्ज़ाम का, तो उसमें ये पूरे के पूरे हूबहू प्रश्न पूछा गया था। बशर्ते उसमें थोड़ा सा एक अंतर ये था कि उसमें कूट में पूछ दिया गया था। सेम प्रश्न था लेकिन ना इसको मिक्स दे दिया था, ये ऑप्शन को नहीं दिया गया था, ऐसे है ना मिक्स दे दिया गया था। उसके बाद ऑप्शन ए करके पूछा था 1 2 3 सही, ऑप्शन बी 1 सही, ऑप्शन बी 2 सही, इस प्रकार से अलग अलग करके ना कोड में पूछा गया था। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। आपको तो केवल एक ही आंसर इसमें करेक्ट है वो लेना है। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी शारीरिक गति संवेदना और खिलाड़ी करेक्ट हो जाएगा। इसमें कैसे, तो शारीरिक गति जो संवेदना है वो कौन करता है, तो वो खिलाड़ी ने करता है, शारीरिक जो कार्य होता है वो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा, और तो ध्यान से थोड़ा सा 19 को पढ़िए। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार को और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। और इसमें बुद्धि के प्रकार को दे दिया था और उसके अलावा अंतःस्थिति का अनुपालन संभावना करके दे दिया गया था। तो आप लोगों को इसमें एक आंसर बताना था जो करेक्ट होगा। लेकिन देखोगे ऑप्शन नंबर डी को ना, तो इसमें शारीरिक गतिक संवेदना दिया है। मतलब जो शारीरिक जो गति के कौशल से, मतलब शारीरिक कार्य किस कार्य में ज़्यादा होता है, तो वो खिलाड़ी जो होता है वो शारीरिक गति कौशल सबसे ज़्यादा करता है। मतलब शरीर के ना अंगों से कार्य सबसे ज़्यादा करता है वो खेल के माध्यम से। तो उसका पूरा बॉडी इन्वॉल्व होता है ना खिलाड़ियों का खेल में। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों में ना इसमें कूट में पूछ दिया था अलग अलग करके, ऑप्शन दिया था ऑप्शन ए बी सी सही, ऑप्शन बी बी सी डी सही, ऐसे करके अलग अलग दे दिया था हम लोगों को। जो टेस्ट सीरीज़ आया हुआ था ना, जो मैं गया था टेस्ट सीरीज़ दिलाने, तो उसमें यही पूछा गया था। तो उसमें थोड़ा सा ना मेरे को जमा करके बताना पड़ा था। ठीक है, तो आप लोगों को भी इसका करेक्ट जो आंसर है ना वो बता देता हूँ। सबसे पहला ए को देखो स्थानिक, तो स्थानिक का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो आप लोगों का आएगा मूर्तिकार। क्या, तो स्थानिक के अंतर्गत जो आएगा वो मूर्तिकार आ जाएगा। उसके अलावा अंतर्वैयक्तिक जो दिया है उसके अंतर्गत ना मनोवैज्ञानिक आ जाएगा। क्या, तो मनोवैज्ञानिक जे अंतर्गत ना अंतर्वैयक्तिक आ जाएगा। उसके अलावा सी में जो दिया है ऑप्शन नंबर वो भाषिक, तो भाषिक जो है ना वो विक्रेता के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है, या तो विक्रेता आ सकता है या कवि जो होगा ना वो आ सकता है। ठीक है, क्योंकि भाषिक मतलब भाषा के माध्यम से जो विक्रेता है वो अपने प्रोडक्ट को बेचता है, या जो कवि है वो अपने कविता को लिखता है, या उसके अलावा ना शिक्षक है वो ना भाषा के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देता है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाता है इसके अलावा। तो इस प्रकार से इसमें जो करेक्ट आंसर था ना वो ऑप्शन नंबर जो डी है केवल वही करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यान से पढ़ते ही चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन से हो सकती है। ऑप्शन ए शल्य चिकित्सक, ऑप्शन बी कवि, ऑप्शन सी वाचक, या ऑप्शन डी राजनीतिक नेता। तो क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है शल्य चिकित्सक करेक्ट हो जाएगा। कैसे, शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन से हो सकता है। तो शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले जो बच्चे हैं ना, उनकी जो अंतिम अवस्था होगा वो शल्य चिकित्सक करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लाऊं तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।